प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर से देखेंगे। इसमें मैंने 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आगामी करंट अफेयर्स की क्लासेस 31 अप्रैल को हम देखेंगे। चलिए हम चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आसियान देशों के अलावा अन्य 3+ देशों के नाम बताइए जिन्होंने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में आसियान के साथ 3 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो देखिए, सबसे पहले ये हैं चीन, जापान और साउथ कोरिया। ये हमारे आसियान के 3+ देश हैं। प्रिय साथियों, जो आसियान समिट हुई है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। कोविड-19 के चलते पूरी दुनिया में ये वैश्विक आपदा चल रही है। इसके चलते जो भी सम्मेलन हो रहे हैं ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रहे हैं। चलिए, आसियान के बारे में आप जानते होंगे। आसियान जो है कुल कितने देश है इसमें? 10 देश हैं। जल्दी से बताइए कौन कौन से? सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और मॉरिशस। ये 10 देश हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF में भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथ आनंद जो कि हमारे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के क्या बनाए गए हैं? राजदूत बनाए गए हैं। ये क्या काम करेंगे? विश्व पर्यावरण और वन्य जीव के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। आपको पता होगा कि विश्वनाथ आनंद जी जो है ये भारत के ही नहीं विश्व के बहुत महत्वपूर्ण जो है शतरंज खिलाड़ी हैं। और सर्वप्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में, वो सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद जी को ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने चित्रा जीन लैंप एंड परीक्षण किट विकसित की है जो 2 घंटे में कोविड-19 के परिणाम दे सकती है। ये भारत के किस राज्य में है? देखिए, अभी कोरोना जो है ये बहुत ही संकटमय स्थिति चल रही है जिसके चलते भारत को भी लॉकडाउन किया गया है और भारत ही नहीं पूरे विश्व को में इसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के चलते हमारे यहाँ क्या था कि जांच की जो किट होती है उसकी बहुत कमी थी और जांच हो रही थी तो उसकी रिपोर्ट बहुत लेट आ रही थी। लेकिन अभी हमने एक ऐसी किट विकसित किए हैं जो कि केवल 2 घंटे में ही आपको रिजल्ट दे देगी कि अमुक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, संक्रमित है या नहीं है। तो एक अच्छा प्रयास है। तो ये कहाँ पे है? ये इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये केरल रहे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किए गए ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? किसान रथ। किसान रथ के नाम से ये शुरू किया गया है। इसको शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी कृषि उत्पाद है, ये कृषि उत्पाद को आसानी से क्या किया जा सकेगा? इनका ट्रांसपोर्टिंग किया जा सकेगा। किसके माध्यम से? ट्रकों के माध्यम से, विभिन्न साधनों के माध्यम से। तो उसके लिए हमने किसकी शुरुआत की है? किसान रथ की, ताकि हमारे किसान हतोत्साहित ना हो। अभी आपको पता होगा कि लॉकडाउन के चलते सारी समस्याओं के बावजूद भी हमारे किसान हम तक सब्जी भाजी और विभिन्न फसलों को उत्पादन कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो इसी के लिए जो है किसान रथ ऐप की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सेटिंग टू द टॉप
द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक लिखी है। तो ये लिखने वाले व्यक्ति है कौन? कृष्ण स्वामी बी। इन्होंने जो है ये बुक लिखी है जो कि पीवी सिंधु पर आधारित है। अगला प्रश्न भी वही है। चलिए आगे चर्चा। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा है? प्रगति नामक एक पहल शुरू की है। तो ये पहल शुरू की है किसने? एफबी ने। किसने? एफबी ने। इसमें क्या काम किया जाएगा? महिलाओं को किसके प्रति? प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी, उनको शिक्षित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाना है हमको। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या करना है? सशक्त बनाना है। इसके लिए पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मेलन में भाग लिया। G20 की 2020 प्रेसिडेंसी थीम क्या थी? तो देखिए इस बार की हमारी जो थीम थी, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। ये ध्यान रखिएगा, ये जो समिट हुई है ये भी किसके जरिए हुई है? ये भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। ठीक है। और G20 क्या है? विश्व की जो विकसित देश है उन देशों का समूह है G20। भारत भी इसका मेंबर है। तो इस बार क्योंकि 21वीं सदी के अवसरों का एहसास क्यों? क्योंकि अगला प्रश्न है उस ऐप का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे तेजी से 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच गया है। ये कौन सा हमारा? आरोग्य सेतु। कौन सा है? आरोग्य सेतु। आपको पता होगा कि ये ऐप के माध्यम से हम क्या काम करेंगे? जो कोविड से ग्रसित है, कोरोना से संक्रमित है, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, कोई भी व्यक्ति जो विदेश से भी आए हुए हों, इसमें क्या काम करना है? इसको डाउनलोड करना है। प्रिय साथियों ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आप लोगों को भी डाउनलोड करना चाहिए। इसमें क्या काम किया जाता है कि जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, जानकारी अपडेट करते हैं, तो इससे लोकेशन ट्रेस हो जाती है और हम समय समय पर इसमें क्या काम करते हैं? अपनी जानकारी फिल करते जाएंगे कि आपकी तबीयत खराब तो नहीं है, आपको फीवर तो नहीं है, आपको सर्दी खांसी तो नहीं है, और उसके हिसाब से इसकी लोकेशन ट्रेस होती है। आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। चलिए अगला प्रश्न है 4th वे एशियाई पैरा गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है जो हाल ही में जारी किया गया है? तो इस शुभंकर है फीफी। क्या है? फीफी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना अर्थात संप्रभु गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के लिए भारत के लिए की भारतीय रिजर्व बैंक की नई श्रृंखला में FY21 के फर्स्ट हाफ में ब्याज दर क्या है? तो इसकी ब्याज दर रखी गई है 2.5%। क्या है? ये बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे हम लोगों को गोल्ड जमा करना है, आजकल इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत सारी समस्याएं निर्मित हो गई हैं लॉकडाउन के चलते जो है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है सबसे निचले स्तर पर चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, इन्वेस्टर चाह रहा है कि हम निवेश करें। तो इसके लिए सबसे अच्छी योजना RBI ने जो है हमारी भारत सरकार के सहयोग से शुरू किया है। क्या? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। RBI से आप परिचित होंगे, आपको पता होगा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण बैंक माना जाता है। मौद्रिक नीति की घोषणा भी यही करता है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान कितना है? 142वां है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है प्रथम स्थान। भारत का पिछला स्थान 140। ये कैसे तैयार होता है? तो आपको पता होगा कि हमने किसी देश में
पत्रकार की क्या स्थिति है, जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है वहाँ पे लोगों की कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है, उसके संदर्भ में मैंने ये सारी चीज़ें जो है नीचे डिस्क्रिप्टिव में दे दिया हूँ। आप लोग जो डिस्क्रिप्टिव है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्टिव नीचे हैं, पीडीएफ फाइल में आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख लेंगे। अगला प्रश्न है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 1897। अभी आपको पता होगा ये क्यों चर्चा में है, ये 1897 में आया था अंग्रेजों के समय में, लेकिन ये अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ आए दिन ये देखा जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों के ऊपर पथराव हो रहा है, जो कि हमारे कोरोना से बचाव के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पुलिसकर्मी पर पथराव हो रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, तो उसके लिए ये लाया गया। अब इसके तहत क्या होगा, ये 22 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को हमारे यहाँ अध्यादेश जारी किया गया है और ये अध्यादेश के जरिए ये लाया गया है। ये संभवतः 24 अप्रैल को प्रभावी हो जाएगा। कब? 24 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। इसको जो है अनुमोदन मिलने के बाद ये प्रभावी हो जाएगा, नहीं हो गया है। अब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति यदि डॉक्टर या सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, कोई भी जो हमारा कोविड-19 में मदद कर रहा है, उसके विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का जो है दुराचरण किया जाता है तो इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। लॉकडाउन 2.0 के लिए भारतीय मंत्रालय ने रंग कोड रेड, ऑरेंज, ग्रीन ये जोन तैयार किए हैं। किसने तैयार किया है ये हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इंदौर हो गए, भोपाल हो गए, इनको रेड जोन में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या है। ऑरेंज में कहाँ रखा गया है, जहाँ लगभग जो है 10 के आसपास कोरोना पॉजिटिव है। ग्रीन जोन वहाँ जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। ये स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने रखा है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी, ये क्यों चर्चा में है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को जारी की गई राशि कितनी है? 7,300 करोड़। इसको ध्यान में रखना है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और सबसे ज़्यादा जन समस्या हमारे किसको है? जो गरीब मजदूर वर्ग को है, जो डेली वेजेस पर काम करता है और शाम को क्या काम करता है, जो भी कमा कर लाता है शाम को अपना पेट भरता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने क्या काम किया है? मनरेगा कार्यक्रम को शुरू कर दिया, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, कौन है? तो मून जे इन। आपको पता होगा एक चीज़ और ध्यान रखना कि दक्षिण कोरिया विश्व का एक ऐसा देश बन गया है जो कोविड-19 के चलते चुनाव करवाने वाला देश है, क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है। भारत में भी आपको पता होगा कि राज्यसभा इलेक्शन होने वाले थे, पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, ये सब जो है अभी वर्तमान में स्थगित कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विश्व बैंक IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। IMF का मुख्यालय कहाँ पर? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत भी इसका फाउंडर मेंबर है। और अभी कितने देश है? 189 सदस्य देश इसकी मुद्रा क्या कहलाती है? SDR। और अभी आपको ध्यान में रखना होगा कि हम विश्व बैंक और IMF दोनों से ही हमने कोविड-19 से निपटने के लिए क्या लिया है? आर्थिक सहायता लिए हैं। अगला प्रश्न है,
यूनेस्को का 44वां सत्र विश्व धरोहर समिति 2020 जो कि कहाँ पे फूजो में निर्धारित की गई थी, स्थगित कर दी गई। किसके चलते? कोविड-19 के चलते, है ना, कोरोना के चलते इसको स्थगित कर दी गया है। ये फूजो शहर कहाँ पर है? ये चीन में है, चीन के वुहान प्रांत में है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। विश्व धरोहर आपको पता होगा, यूनेस्को जो कि विश्व की धरोहर को सुरक्षित संरक्षित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2020 के लिए थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए, इसमें क्या काम, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्या है? हमारे जो सामुदायिक नेता और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। ये किसके साथ हो रहा है? ये यूनिसेफ के साथ हो रहा है। तो इनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ये क्या काम करेंगे? कोविड-19 में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जागरूकता के लिए वॉलंटियर के रूप में, सहयोग के रूप में। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने निजी व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचाने के लिए सलाह दी है? ये दी है जूम। जूम ये कहाँ का ऐप है? चीनी ऐप है। इसमें कहा गया है कि इसमें हमारी डेटा चोरी होने की संख्या मतलब ज़्यादा संभावना है, इसलिए गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है और लोगों के से कहा है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचें। अगला प्रश्न है, जियो सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसमें क्या काम किया गया है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति है और हमको उन लोगों तक भोजन पहुंचाना है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो हमने क्या काम किया है, जो उत्तर प्रदेश है इसमें विभिन्न रसोइयों को, जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, रसोई हैं, इन सबको क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम क्या काम करेंगे? लोकेशन के माध्यम से क्या काम करेंगे? इनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं मजदूर हूँ तो मैं जानकारी देख लूँगा और लोकेशन ट्रेस हो जाएगी कि ये यहाँ पर रसोई है, मुझे यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस सुपर हीरो का नाम बताइए जो चरित्र बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि कोरोना वायरस को कैसे हराया जा सकता, उसका नाम क्या है? वायु है। मतलब ये क्या काम कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं किस तरीके से कोरोना को हराया जा सकता है, हमको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, उसका केंद्र सरकार ने किया था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। कौन है? दीपंकर दत्त। कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, ये सब जो है, या सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। उस कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जो है राष्ट्रपति, कॉलेजियम में पूरे न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति से सलाह लेती है और राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। और लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 214।
अगला प्रश्न है कोविड-19 के बारे में G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हाल में आयोजित की गई। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री कौन है? तो ये कौन है? हर्षवर्धन जी। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाउ द ओनियन कॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये कौन है? सुधा मूर्ति, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। अगला है एफडीआई नियम संशोधन कोविड-19 के चलते बदले गए, ये प्रभावी होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है? भारत के सीमावर्ती देश, ये वहाँ पर प्रभावी होंगे। अभी हमने क्या संशोधन किया? अभी क्या होता था कि एफडीआई के जरिए जो है इन्वेस्टमेंट हो जाता था डायरेक्ट, अब ये नहीं होगा। इससे हमारी व्यापारिक गतिविधियों और संबंधित अन्य देशों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले चाइना ने ऑब्जेक्शन लिया है और अभी हमारा चल रहा है कि चाइना ने जो मतलब ये जो कोरोना है ये जैविक हथियार के रूप में चाइना ने इस्तेमाल किया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार चाइना पर दबाव बना रहा है और हमको भी लग रहा है क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक होते जा रहा है। तो अभी ये डिबेट चल रही थी कि हम किसी तरीके से चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। अगला प्रश्न है सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान किस राज्य द्वारा? तो ये गुजरात द्वारा शुरू की गए हैं। ये क्या है? इसमें हम छोटे छोटे चेक डैम बनाएंगे, कुएं बनाएंगे। इससे क्या होगा? वर्षा का जल उसमें रुकेगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा और सिंचाई हो सकेगी। इसके लिए ये शुरू की गई है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरीके से प्रिय साथियों मैंने डिटेल नीचे ये सब लिखी हुई है सभी प्रश्न की, तो आप देखोगे इनको मैंने सभी क्वेश्चन की आंसर डिटेल नीचे कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए पूरी डिटेल है ये। तो प्रिय साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होती है मैं आपको ऑनलाइन जो है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो है आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुँचाऊँ। हो सके तो लाइव क्लासेस भी होंगी। ओके, थैंक यू।